एक बार पंडित जी अपनी बेटी के साथ मंदिर के उत्सव में जा रहे थे। तब उनकी बेटी ने उस उत्सव के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर वॉक नाम की एक दुष्ट शक्ति रहती थी, जिसको देवी माँ ने कैद कर रखा है। वह दुष्ट शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह यहाँ से गुजरने वाले किसी को भी मारकर उसका रूप ले लेती थी और उनके पूरे परिवार को मार डालती थी। जिसकी शांति के लिए हम लोग यह उत्सव मनाते हैं कि तभी उनका चब्बू पानी के किसी एक चीज में फंस जाता है जहाँ वही दुष्ट शक्ति कैद थी। चब्बू लगने से वह आजाद हो गई और वहीं बगल में बैठी उसकी बेटी पानी में अपने हाथों को डालकर खेल रही थी कि तभी उसका हाथ किसी चीज से लगकर कट जाता है और उसके खून में मिलकर वह दुष्ट शक्ति उसका रूप ले लेती है। जब उसके बाबा उसकी तरफ देखते हैं तो वह एक जिंदा मछली खा रही थी। तभी उसके बाबा की नजर पीछे पड़ती है जहां वह देखते हैं कि उसकी बेटी तो मर चुकी है और उस दुष्ट शक्ति ने उसकी बेटी का रूप लिया है। जब वह दुष्ट शक्ति उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके बाबा अपने लोटे में रखे गंगा जल को उसके ऊपर फेंक देते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके उसे अपने लोटे में कैद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया, अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या बताऊंगा, इसलिए अब से तुम मेरी बेटी की जगह मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहोगी। जब वह वापस घर आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, बड़े जल्दी घर आ गए, बेटी कहाँ है? तो उसके बाबा पीछे मुड़कर बेटी को दिखाते हैं। पंडित जी उस दुष्ट शक्ति को अपनी बेटी बनाकर घर लाते हैं। जब एक दिन वह मंदिर जा रही थी तब शिखर की परछाई पर पैर रखने पर उसे एक झटका लगता है, जिससे उसे पता चल गया कि पंडित ने उसकी आत्मा को मंदिर में रखा है। फिर उसने अपनी आत्मा को उस जगह से निकलवा लिया। अब उसकी आत्मा आजाद थी, पर वह बिना शक्तियों के थी। उसे अपनी शक्तियों को पाने के लिए 3 विशेष लोगों को मारना होगा। 3 लोगों में एक संतोष की बेटी भी थी जो अपनी पत्नी शेल्वी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन संतोष जॉगिंग करते हुए जा रहा था और रास्ते में उसे गाँव का एक लड़का मिलता है जो अपने कैमरे में यहाँ की खूबसूरती को रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर संतोष को कुछ अजीब धुआं दिखाई देता है। वह कुछ समझ पाता कि तभी अंदर से एक हाथ निकलकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। यह कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट शक्ति बाघ थी जिसने संतोष को मारकर अब उसका रूप ले लिया। अब उसे संतोष की बेटी शक्ति को मारना था। जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा वैसे ही कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अंदर जाने के बाद संतोष शेल्वी से बच्चों के बारे में पूछता है। शेल्वी उसे अपना पति ही समझ रही थी कि तभी उसने आईने में उसका असली रूप देखा तो वह डर गई। इसलिए उसने झूठ बोला कि बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं, लेकिन नादान बच्चे पिता की आवाज सुनकर उन्हें बता देते हैं कि वह ऊपर। अपने पिता की आवाज सुनकर नादान बच्चों ने बता दिया कि वह ऊपर हैं। बाघ ऊपर जा ही रहा होता है। उससे पहले सेल्वी बच्चों को लेकर पूजा गृह में चली गई। जब बाघ पूजा घर के सामने से गुजरा तभी सभी दिए बुझ गए। सेल्वी अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगी कि तभी उसका पैर खिलौने वाली बस से टकरा गया जो बजने लगा और उसकी आवाज बाघ ने सुन ली। सेल्वी ने उसे सामने धक्का देकर छोड़ दिया और दूसरे कमरे में जाकर छुप गई। उसने बच्चों को बताया कि हम पापा के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इतने में बाघ वहां आ गया। उसने खिलौने को देखा और खिलौना उसके इशारे पे उसी ओर चल पड़ा। जब सेल्वी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसने बेटी के पैर से पायल निकाली, फिर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बाघ उसकी आवाज सुनकर मुड़ गया। तभी दूसरे कमरे में सेल्वी का फोन बजने लगा। वो उसे बंद करती उससे पहले ही बाघ ने उसे तोड़ दिया। फिर उसने एक डंडा खींचकर मारा जिससे सेल्वी का सर फट गया, मगर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने फिर से बच्चों को झूठ बोला कि मैंने पापा से प्रैंक करने के लिए नकली खून लगाया है। इधर बाघ ने घर के दरवाजे को लॉक कर दिया। सेल्वी ने घर से बाहर भागने में ही भलाई समझी, लेकिन वे लोग दूसरी मंजिल पर थे। उतरने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो भी गैलरी से कूदकर। सेल्वी कैसे बचाएगी अपने बच्चों को उस बाघ से बचाने के लिए सेल्वी पहले बालकनी से लटक गई और एक एक करके बच्चों को नीचे उतार दिया। बालकनी से लटकी सेल्वी जैसे ही नीचे कूदने वाली थी कि तभी बाघ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा, बहुत ताकत है ना तुम्हारे इन हाथों में, अब ये हाथ मुझे दे दो। सेल्वी ना करती रही और बाघ ने सेल्वी की एक एक उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी। दर्द से तड़प रही सेल्वी ने अपनी सूझबूझ से बगल में लटके गमले को उसके सर पे दे मारा और नीचे गिर पड़ी। वो सीधे बच्चों के पास गई और उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा, मगर गाड़ी चलती कैसे, चाबी तो थी ही नहीं। सेल्वी ने बच्चों से वहीं पर रुकने को कहा और वो फिर से घर की ओर चल पड़ी, लेकिन सामने बाघ उसे खड़ा मिला। सेल्वी ने सरिया उठा लिया, मगर उसे मारती कैसे? वो जो एक पति के रूप में था, प्रणाम है ऐसी महान पतिव्रता स्त्री को। बाघ उसे लात गुस्से मार रहा था। इधर नादान बच्चे अचरज भरी नजरों से अपनी माँ को देख रहे थे। कपड़ों के पीछे से सेल्वी बच्चों को हंसा रही थी कि तभी बाघ ने उसे लात मार के नीचे फेंक दिया और पैर पकड़कर घसीटने लगा। बच्चों को पता न चले इसलिए उसने पानी का पाइप उठाकर बच्चों के सामने खेलने का नाटक किया। सच्चाई से अनजान बच्चे यह सब देखकर खुश हो रहे थे कि तभी बाघ ने कुएं की रस्सी सेल्वी के गले में फंसा दी और उसे धक्का दे दिया, जिससे सेल्वी को अत्यंत कष्टदायक मौत मिली और अंत में उसे मारने के बाद दुष्ट शक्ति ने सेल्वी का रूप ले लिया। पिछले पार्ट में हमने देखा कि सेल्वी को मारने के बाद दुष्ट शक्ति ने उसका रूप ले लिया। तभी गांव वाले आवाज लगाते हुए सेल्वी के घर आए और उन्होंने सेल्वी को उसके पति के मौत की सूचना दी। दुष्ट शक्ति ने सेल्वी की ही तरह परेशान होने का नाटक करके उनके साथ चल दिया। ये सब वो कैमरे वाला लड़का देख रहा था। इधर कार में बैठे बच्चे अपनी माँ का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। तब शक्ति अपने भाई को वहीं रुकने को बोलकर कार से बाहर आई, देखने की आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब उसने कुएं में लटकी अपनी माँ को देखा तो वह चिखते हुए चक्कर खाकर पीछे की ओर गिर गई। चिख की आवाज सुनकर कैमरे वाला लड़का भी पता लगाने के लिए सेल्वी के घर आया तो उसने शक्ति को कुएं के पास गिरा हुआ देखा, जिसके सिर में चोट लगी थी। फिर लड़के ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे सेल्वी की लाश दिखी, जिसे उसने अभी अभी लोगों के साथ जाते हुए देखा था। समझ में ये नहीं आ रहा था कि बाघ बच्ची को मारने आया था तो फिर वहाँ से चला क्यों गया। इसी बात का पता लगाने आया एक तांत्रिक। उसने ये सब जानने के लिए सेल्वी के घर के बाहर तंत्र मंत्र करना चालू किया। तब उसे पता चला कि कोई अनजान शक्ति घर के अंदर मौजूद है जो किसी भी बुरी शक्ति को अंदर नहीं आने देती। ये कोई और नहीं बल्कि सेल्वी की आत्मा है। अपनी बेटी के मरते
मर जाने के बाद पंडित दुष्ट शक्ति को बेटी बनाकर घर तो ले आया, मगर कुछ ही दिनों बाद गांव वालों को नदी में उसकी बेटी की लाश मिल गई और पंडित का भेद खुल गया। जब इस बात की खबर कुछ तांत्रिकों को लगी तो उन्हें आभास हो गया कि ये किसका काम है, कोई और उसका शिकार बने उससे पहले ही उसे खत्म करना होगा। लेकिन पंडित उसे लेकर पहले ही वहाँ से जा चुका था। उसने जिस मंदिर के कलश में उसकी आत्मा छुपाई थी वह गायब दिखी और वहाँ से निकाल कर फेंकी गई झंडी को देखकर वह समझ गया और तुरंत भागकर अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से जल्द ही यहाँ से निकलने को कहा, लेकिन पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी। बाघ फिर से नए रूप में था। अब पंडित जी की बारी थी। दूसरी तरफ सेल्वी की मृत्यु की सूचना उसके भाई सर्वानंद को दी गई। उसे बताया गया कि संतोष की हार्ट अटैक से मौत के बाद सेल्वी ने आत्महत्या कर ली। सर्वानंद अपनी प्यारी बहन की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ और अपनी बुआ के साथ वो उसके घर आ गया। संतोष पुराने घरों की मरम्मत करके ज्यादा दाम पर बेचता था। घर एक जमींदार का था जो फिलहाल कंगाली में चल रहा है। घर में सर्वानंद अपने भांजे से मिला। सेल्वी ने जिसे अपने भाई का ही नाम दिया था। छोटा बच्चा किसी चीज से डरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही है।